चलिएगा, तो यहाँ पे अब हम फोकस करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल पे, और जिनका शासनकाल होता है 1828 से 1835 तक, और ये अपने पोस्ट या अपने ऑफिस को संभालते हैं 1828 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु टुक सिग्निफिकेंट इवेंट्स टू मूव आउट द सोशल इविल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो भारतीय समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी उन्हें अगर देखा जाए तो पहले ऐसे गवर्नर जनरल हुए हैं जिन्होंने इन सामाजिक बुराइयों को, इन सुपरस्टिशंस को हटाने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट इवेंट्स उठाए हैं, एक सिग्निफिकेंट स्टेप्स की हैं, यानी कि एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं टू मूव आउट दी सोशल इविल्स फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। ठीक है, तो ये पहले व्यक्ति होते हैं, पहले गवर्नर जनरल होते हैं जिन्होंने एक कदम उठाया है भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को हटाने के लिए। ठीक है, इन बुराइयों के बारे में अगर बात की जाए तो भारतीय समाज कई वर्षों से या हजारों वर्षों से इन बुराइयों से ग्रस्त था या त्रस्त था। ठीक है, और इन्हें पूरी तरह से हटाया गया है या इन्हें हटाने की एक मजबूत कोशिश की है किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। अगर हम इन प्रथाओं की बात करें तो जैसे आता है सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा जो हिंदू समाज में या भारतीय समाज में व्याप्त एक बुराई थी जो कई वर्षों से, हजारों वर्षों से चली आ रही थी। अगर हम बात करें तो हमने हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में जब हम गुप्त पीरियड पढ़ते हैं तो गुप्त पीरियड में हम डिस्कस करते हैं सती प्रथा के बारे में। तो सती प्रथा इतनी पुरानी प्रथा है कि गुप्त पीरियड से चल रही है, और हम सभी को पता है कि गुप्त पीरियड लगभग 240 एडी से लेकर लगभग 650 या 670 एडी तक चलता है। उस समय में ये प्रथा शुरू होती है, उस समय से हमें एविडेंस मिलता है, और तब से लेकर अगर देखा जाए तो 1829 में जब इसके खिलाफ कानून बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, तब तक इस प्रथा से या इस रिचुअल से भारतीय समाज त्रस्त था। ठीक है, दूसरा हम बात करें इनफेंटिसाइड। ठीक है, तो ये जो इनफेंटिसाइड की प्रैक्टिस थी ये खासतौर से की जाती थी गर्ल्स के लिए। गर्ल्स इन्फेंटिसाइड इंडियन सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में हुआ करता था। जो गर्ल्स होती थी उन्हें जन्म लेते ही मार दिया जाता था, और जो जन्म होता है, जब भी लड़कियों का जब जन्म होता था तो इसे एक प्रकार से बुराई माना जाता था, और जो उनकी माँ हुआ करती थी, उनकी जो मदर हुआ करती थी जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है, उन्हें एक प्रकार से ये समझा जाता था कि उन्होंने अपने जो गलत कर्म है उनका पश्चाताप उन्होंने करना है, या जो गलत कर्म किए थे उसका रिजल्ट उन्हें यहाँ पे लड़की को जन्म देकर मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के इवेंट्स थे, और बच्ची के जन्म होते ही, लड़की के जन्म होते ही उसे क्या किया जाता था? मार दिया जाता। ठीक है, तो ये जो सती प्रथा और जो इन्फेंटिसाइड, और साथ ही साथ अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्रीफाइस की प्रोसीजर चला करती थी। चाइल्ड सेक्रीफाइस का मतलब होता है बलि देना। ठीक है, बच्चों की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो बेंटिक ने क्या किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इन बुराइयों को खत्म करने के लिए काफी मजबूत कदम उठाए। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के बारे में कहा जाता है कि ये काफी कंपैशनेट थे, काफी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जाने जाते हैं, एक अच्छे प्रशासक थे, और अपने एक्टिविटी के लिए, अपने वर्क, अपने प्रशासन के प्रति काफी ज्यादा क्या थे? सजग थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, he reorganized the law and order of the country and established several new laws and reforms। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर की जाए तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जो लॉस एंड ऑर्डर्स थे, जो लॉ एंड ऑर्डर थे, जो कानून व्यवस्था थी, उसे रीऑर्गेनाइज कराया है, उसे सुव्यवस्थित कराया है, सुसंगठित कराया है। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे नए लॉस बनाए हैं और कई सारे सुधार भी किए हैं। ठीक है, इस्टेब्लिश सेवरल न्यू लॉस एंड रिफॉर्म्स। तो ये जैसे कि मैंने कहा, लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल है इंडिया के, जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर किया और साथ ही रिफॉर्म्स किए हैं, सुधार किए हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आ जाता है कि ही रीऑर्गेनाइज द लॉ एंड ऑर्डर्स ऑफ द कंट्री एंड एस्टेब्लिश सेवरल न्यू लॉस एंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ही कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ठग। अब देखिए उस समय पर ना ठग प्रॉब्लम काफी बड़ी थी, ठगों के द्वारा काफी ज्यादा देखा जाए तो इंडियन सोसाइटी त्रस्त थी। तो ठगों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने एक बड़ा अभियान चलाया और लगभग 1500 के लगभग ठगों को क्या किया था? उन्हें मृत्युदंड दिया गया था। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड सबऑर्डिनेट सर्विसेज अमॉन्ग द इंडियंस। इन्होंने जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज थी, देखिए उस समय पर ना जो गवर्नमेंट जॉब हुआ करती थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकारी नौकरियां हुआ करती थी, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही दी जाती थी। बड़े बड़े पोस्ट पर, बड़े बड़े पदों पर, जो बड़ी पोस्ट थी, जो काफी रिस्पेक्टेड पोस्ट हुआ करती थी, उस पर इंडियंस की अपॉइंटिंग नहीं की जाती थी। ठीक है,
तो जो बाकी के पोस्ट बचते थे, जो सबऑर्डिनेट पोस्ट होते थे, जो छोटे छोटे पद होते थे, उसमें इंडियंस को भर्ती कराया जाता था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, सबऑर्डिनेट पोस्ट पर, सबऑर्डिनेट सर्विसेज पर कई इंडियंस को अपॉइंट करना शुरू किया। इस्टेब्लिश फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर भी कार्य किया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी परफॉर्म किया है। हालांकि पूरी तरह से जो फ्रीडम ऑफ प्रेस करते हैं वो इनके बाद वाले जो गवर्नर जनरल होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो लीगली अगर एग्जीक्यूट किया जाता है इस व्यवस्था को तो वो इनके बाद जो गवर्नर जनरल आते हैं वो करते हैं, लेकिन इसे स्टार्ट किया गया था स्टेब्लिश ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होते हैं। ऑल्सो मेड सेवरल रिफॉर्म्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम, साथ ही साथ इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स या कई सारे सुधार किए हैं, और जो एजुकेशन सिस्टम था, जो शिक्षा प्रणाली थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसमें भी काफी सुधार किए हैं, काफी इंप्रूवमेंट इनके समय पर आई है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी 1835 में पास हुआ था, 1835 में पास हुआ था, इन्हीं के शासनकाल के समय पर। ठीक है, तो बिफोर लॉर्ड विलियम बेंटिक अगर बात की जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी उसका बेसिक टारगेट ये था कि भारतीयों के जो रिलीजियस व्यूज हैं, जो सोशल और रिलीजियस व्यूज हैं, उसमें किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, बिफोर लॉर्ड विलियम बेंटिक became the Governor General of India, none of his predecessors paid any attention to the prevailing social evils in the Indian society. तो इनके पहले आने वाले किसी भी गवर्नर जनरल ने भारतीय समाज में व्याप्त धार्मिक और जो भी सामाजिक बुराइयां थी उनको समाप्त करने की कोशिश नहीं की है, उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की। उसके पीछे का रीजन मैंने बताया, बिफोर बेंटिक्स टाइम द EIC completely stuck to its previous policy according to which it had to stay away from the social and religious base of the Indian people. तो यहाँ पे हमने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पॉलिसी थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के आने से पहले वो ये थी कि भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में से हमें दूर रहना है, उनकी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं में इंटरफेयर नहीं करना है, किसी प्रकार के रिफॉर्म्स की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार के सुझाव की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन्होंने देखा जाए तो ऑलरेडी इन्होंने काफी मामलों में इंटरफेयर किया हुआ था। जैसे कि बात की जाए भारत का जो प्रशासन था वो इन्होंने लिया हुआ है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में इनका इंटरफेयर है। अगर हम इकोनॉमिकल कंडीशन की बात करें तो पूरा आर्थिक व्यवस्था इन्होंने जो है गड़बड़ कर दी है इंडियंस की। पूरा का पूरा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, भारतीय जो व्यापारी थे, भारतीय जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, ठीक है, वो पूरा का पूरा इन्होंने नष्ट कर दिया था। तो कई मामलों में इनका इंटरफेयर था, लेकिन ये इंडिया के रिफॉर्म्स में भारतीय समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, जो अंधविश्वास थे और जो एजुकेशन था उसके ऊपर इनका ज्यादा फोकस नहीं था। इन चीजों पे इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं किया था इनिशियली। खासतौर से जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो इनका बिल्कुल भी इस डायरेक्शन की ओर बिल्कुल भी सुधार कार्य इन्होंने इनिशियल लेवल पर नहीं किए थे। ठीक है, लेकिन जब लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पे गवर्नर जनरल बनकर आते हैं तो इस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है, और लॉर्ड विलियम बेंटिक कई सोशल रिफॉर्मर्स के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी में जो व्याप्त बुराइयां थी, जो इविल्स थी, उन्हें दूर करने के काफी हद तक क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पे समझे कि लॉर्ड विलियम बेंटिक लुक्ड डाउन एट द आउट ऑफ सती प्रथा एंड डिक्लेयर्ड दिस रिचुअल एज इलीगल। और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इन्होंने क्या किया है, सती प्रथा को पूरी तरह से डिक्लेयर किया है इलीगल, उसके खिलाफ कानून बनाया है, रेगुलेशन बनाया है। और आप सभी को पता है कि सती प्रथा को समाप्त करने में जो लॉर्ड विलियम बेंटिक का जितना सहयोग या जितना योगदान देखा जाता है, उतना ही योगदान हम समझते हैं किसका था, तो वो था राजा राम मोहन रॉय नामक एक सोशल रिफॉर्मर का। तो बंगाल के ही एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक समाज सेवक थे, एक समाज सुधारक थे, जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय की अगर बात की जाए तो इनकी जो खुद की सिस्टर थी, इनकी जो खुद की बहन थी, ठीक है ना, इनकी जो स्वयं की सिस्टर थी, उसे भी सती प्रथा के कारण उसने भी अपना जीवन समाप्त किया था। तो ये खुद भी क्या थे, सती प्रथा से ग्रसित थे, इसलिए इन्होंने एक अभियान चलाया, एक कैंपेन चलाया और सती प्रथा को समाप्त करने की मन में जो बात थी वो ठान ली थी। तो देखिए क्या होता था कि राजा राम मोहन राय क्या किया करते थे कि जहां जहां पर भी शमशान थे, जहां जहां पर शमशान थे, और जब भी शमशान में डेड बॉडी लेकर जाई जाती थी तो राजा राम मोहन रॉय वहां पर पहले से मौजूद हो जाते थे या वहां पहुंच जाते थे, और साथ ही जो जिसकी डेथ हुई है और उसके साथ जो सती होने वाली है उनकी फैमिलीज को काफी समझाते थे कि ये जो एक्टिविटी, ये जो प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, ये काफी गलत प्रैक्टिस है, काफी अनह्यूमैनिक है,
ठीक है ना। और ये एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, काफी समझाया जाता था राजा राममोहन राय के द्वारा, और काफी वर्षों तक उन्होंने ये संघर्ष किया है, काफी समय तक उन्होंने ये स्ट्रगल किया है, और फाइनली इन्होंने इस प्रैक्टिस को पूरी तरह से बैन कराया, पूरी तरह से समाप्त कराया। और राजा राममोहन रॉय ने इस काम के लिए, या देखा जाए तो इनका सपोर्ट किया था किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ठीक है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक साथ ही राजा राममोहन रॉय, इन दोनों लोगों को हम समझते हैं कि इनके कारण ही इंडिया की सोसाइटी में जो व्याप्त प्रथा थी, जो बुराई थी, ये पूरी तरह से क्या हो पाई, समाप्त हो पाई। अदरवाइज हम बात करें तो ये जो सती प्रथा थी, इसे समाप्त करने की पहले भी कई कोशिश की गई थी। पुराने जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, प्रशासक थे, उन्होंने भी कोशिशें की थी। जैसे हम बात करते हैं तुगलक वंश के समय पर, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने भी कोशिश की है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो उन्होंने भी कोशिश की। जब मुगल पीरियड आता है तो अकबर के समय पर भी कोशिश की जाती है इस रिचुअल को, इस प्रैक्टिस को बंद कराने की, लेकिन कोई भी रूलर, शाहजहां के टाइम पर भी होती है, लेकिन कोई भी रूलर सक्सेस नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है, ठीक है। और इंडिया में जो सती प्रथा जैसी बुराई थी वो कंटिन्यू रहती है, चलती रहती है, ठीक है। लेकिन 1829 में, 1829 में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक इसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, और जब एक प्रॉपर कानून बना दिया जाता है, और इसे एक प्रकार से देखा जाए तो अनवैलिड या आपराधिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, इसके बाद धीरे धीरे जो सती प्रथा थी ये इंडिया की सोसाइटी से समाप्त हो जाती है, ठीक है। हालांकि उस समय पर भी चलती रही, बट धीरे 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 करते करते जब तीनों प्रेसिडेंसियों में इस कानून को अप्लाई किया गया और सती प्रथा को एक प्रकार से देखा जाए तो क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, तब जाकर धीरे धीरे ये प्रथा क्या हो पाई थी, बंद हो पाई थी, ठीक है। तो राजा राममोहन राय का काफी योगदान था। आफ्टर अ प्रॉपर डिस्कशन विथ all of these peoples, he finally declared the process of sati illegal by the regulation in December 1829। तो इन्होंने काफी लोगों से डिस्कशन किया है, जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, ठीक है, न्यायपालिका में जो जजेस थे उनसे काफी डिस्कशन किया है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनसे काफी डिस्कशन किया है, ठीक है। तो कई लोगों से, कई अधिकारियों से डिस्कशन करने के बाद और सारी चीजों को समझने के बाद इन्होंने क्या किया है, सती प्रथा को एक इलीगल ऑफेंस, एक आपराधिक या गैर कानूनी डिक्लेयर किया है। इसके खिलाफ एक रेगुलेशन बनाया गया, एक कानून बनाया गया, जो दिसंबर 1829 में अप्लाई किया जाता है, दिसंबर 1829 में लागू किया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ करता था उस समय, जो भी कानून यहाँ से पास होते थे, जो भी एक्ट यहाँ से पास होते थे, जो भी डिसीजन यहाँ से लिया जाता था, उसके खिलाफ अपील की जा सकती थी लंदन के प्रीवी काउंसिल में, ठीक है। तो जो भी कार्य यहाँ के गवर्नर जनरल ने किया है, यहाँ की न्यायपालिका ने किया है, उसके खिलाफ अपील की जा सकती है प्रीवी काउंसिल ऑफ लंदन, लंदन के प्रीवी काउंसिल में उसके खिलाफ याचिका दायर की जा सकती है, ठीक है। तो जब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कुछ इस तरह के रेगुलेशंस लेकर आए, कुछ इस तरह के कानून लेकर आए, जिसमें सती प्रथा को इलीगल और उसको परफॉर्म करने वाले लोगों को आपराधिक कहा गया, तब इंडिया के या बंगाल के ही कुछ ऐसे ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के लोग थे, कुछ कट्टर लोग थे, जिन्होंने एक याचिका लगाई थी प्रीवी काउंसिल में, और उस याचिका में उन्होंने कहा था कि राजा राममोहन रॉय और जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मिलकर जो रेगुलेशन बनाया है, जिसमें सती प्रथा और उसकी प्रैक्टिस करने वाले लोगों को अपराधी डिक्लेयर किया गया है, उसे वापस लेना चाहिए, उसे पूरी तरह से क्या करना चाहिए, कैंसिल किया जाना चाहिए। लेकिन जो प्रीवी काउंसिल थी उनके द्वारा इन दोनों की ही बातों को रिफ्यूज कर दिया गया, और फाइनली सती प्रथा इंडिया में क्या होती है, सती प्रथा इंडिया में पूरी तरह से बैन हो जाती है और गैर कानूनी हो जाती है, ठीक है। और इसे पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक और साथ ही साथ राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक के विषय में, जिन्होंने क्या किया है, सती प्रथा जैसी जो लंबी बुराई थी उसे पूरी तरह से समाप्त किया। देखिए इनका योगदान इसलिए है क्योंकि जो इंडियन ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी के लोग थे, जो भारतीय कट्टरवादी लोग थे, उनका थ्रेट इनके ऊपर हमेशा था, उनका डर इनके ऊपर हमेशा था, लेकिन इन्होंने बिना डरे इस डिसीजन को लिया और फाइनली एक रेगुलेशन पास करके जो सती प्रथा की प्रैक्टिस थी उसे क्या किया था, इंडिया से प्रतिबंधित किया था और उसे इलीगल डिक्लेयर कराया था, ठीक है, एक इलीगल ऑफेंस के रूप में डिक्लेयर कराया था। तो यहाँ पे नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक का। दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे कि गर्ल वाज कंसीडर्ड टू बी द इविल, तो क्या होता था कि जो गर्ल अगर पैदा हुई है, अगर घर में एक बच्ची का जन्म हुआ है तो इसे बुराई समझा जाता था। एंड द मदर हु बोर गर्ल चाइल्ड वाज कर्स्ड फॉर हर मिस्टेक, और साथ ही क्या समझा जाता था कि वो महिला जिसने एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसने एक फीमेल को जन्म दिया है, वो अपने
श्रापों का पश्चाताप कर रही है, उसे अपने श्रापों का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिला है। इट मीन्स कि उसके द्वारा जो गलत कार्य किए गए थे उसका रिजल्ट उसे देखने को मिला है बच्ची के जन्म के रूप में। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं और क्या चीजें हैं। तो ये जो इन्फेंटिसाइड ऑफ गर्ल बेबीज थी, यानी छोटी फीमेल्स जब पैदा होती थी, छोटी बच्चियों का जब जन्म होता था, तो उन्हें मारने की जो प्रथा थी उस समय पर काफ़ी कॉमन थी, उस समय के समाज में काफ़ी ज़्यादा चला करती थी। ठीक है, और इस प्रैक्टिस को अगर देखा जाए, इस प्रथा को अगर देखा जाए, तो ये खास तौर से किसके अगेंस्ट में होती है? फीमेल्स के अगेंस्ट में। जब भी एक फीमेल गर्ल पैदा होती थी, जब भी एक फीमेल गर्ल की बर्थ होती थी, तो उसके साथ में इस तरह से व्यवहार किया जाता था। साथ ही जिस महिला ने, जिस वुमेन ने जन्म दिया है, उसके लिए ये कहा जाता था कि उसे एक प्रकार से अपनी गलतियों का क्या मिला है, रिजल्ट मिला है एक बच्ची को जन्म देने के रूप में। ठीक है, तो इस तरह की प्रैक्टिस थी, इस तरह के सुपरस्टिशंस थे, इस तरह की आइडियोलॉजी उस समय के समाज में हुआ करती थी। दिस प्रैक्टिस वॉज क्वाइट कॉमन इन गुजरात एंड बनारस। ये जो प्रथा थी ये ज्यादातर कहाँ चलती थी? गुजरात और राजस्थान, बनारस वाले एरिया में ये प्रैक्टिस सबसे ज्यादा देखी जाती थी। कई कम्युनिटीज, जैसे राजपूत वर्ग की अगर बात करें, और भी कई ऐसे कम्युनिटीज थी जिसमें ये प्रथा काफी ज्यादा प्रैक्टिस की जाती थी। ठीक है, अब हम वहीं पर बात करते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगर बात करें तो ही रिकॉग्नाइज दिस प्रैक्टिस एज इनह्यूमैनिक एंड इमोरल। तो इन्होंने इस प्रथा को अमानवीय और साथ ही साथ अनैतिक डिक्लेयर किया है, अनैतिक घोषित किया है। ठीक है, एंड देयरफॉर टुक अ स्ट्रिक्ट एक्शन या स्ट्रिक्ट स्टेप अगेंस्ट इट। ठीक है, तो इसे सप्रेस करने के लिए, इस पर नियंत्रण बनाने के लिए इन्होंने क्या किया है? मजबूती से कदम उठाए हैं, स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए। ठीक है, इन्होंने, देखिए ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस के खिलाफ कोई कानून नहीं बना था या ये लीगल प्रैक्टिस थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टेप्स उठाए गए थे, कदम उठाए गए थे, कानून बनाए गए थे, लेकिन उसमें कोई स्ट्रॉन्ग प्रोविजन नहीं थे, कोई मजबूत जो है एक प्रकार से पनिशमेंट नहीं की गई थी। तो यहाँ पे इन अधिनियमों को रीऑर्गेनाइज किया है किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ही रीऑर्गेनाइज बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795 एंड रेगुलेशन ऑफ 1804। 1804 में जो रेगुलेशंस आए थे उन्हें क्या किया है? रीऑर्गेनाइज किया है और एक स्ट्रिक्ट एक्शन उठाए हैं, मजबूत कदम उठाए। ठीक है, इन प्रथाओं को, इन प्रैक्टिस को खत्म करने के लिए। साथ ही साथ हम बात करते हैं तीसरी जो कुप्रथा उस समय पर चलती थी, तीसरी जो एक्टिविटी यहाँ पे चला करती थी जो है वो है सेक्रीफाइसिंग ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों को जो बलि दी जाती थी, बच्चों की जो बलि देने की प्रथा थी उस समय पर बंगाल में काफी ज्यादा कॉमन थी। ठीक है, तो इस प्रथा को भी बंद करने के लिए, इस प्रथा को भी समाप्त करने के लिए इन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। ही पुट अ बैन, इन्होंने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। ही पुट अ बैन ऑन सैक्रिफाइसिंग ऑफ चिल्ड्रन एट स्पेशल ओकेजन विच वॉज बीइंग practiced in the सुगार आइलैंड इन बंगाल एट दैट टाइम। तो उस समय पर बंगाल के एक पर्टिकुलर आइलैंड पर एक खास ओकेशन पर बच्चों की बलि देने की प्रथा काफी ज्यादा प्रचलन में थी और इस पर प्रतिबंध लगाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लॉर्ड विलियम बेंटिक को बोल सकते हैं या समझ सकते हैं एज अ ट्रू सोशल वर्कर। ठीक है, तो इन्हें कहा जाता है ट्रू सोशल वर्कर, यानी कि मुख्य रूप से इन्होंने एक समाज सेवक या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक्टिविटी परफॉर्म की है। He took significant and effective step to reduce the growing number of thugs day by day। तो साथ ही साथ हम बात करें ठगों की जो प्रॉब्लम थी, ठगों का जो इशू था, जो ठगी उस समय पर सबसे ज्यादा देखी जा रही थी, इस ठगी की जो प्रैक्टिस थी उसे भी क्या किया है? समाप्त करने के लिए, उसे भी कंट्रोल करने के लिए इन्होंने काफी मजबूत कदम उठाए हैं। तो ये ठगी की जो प्रैक्टिस थी ये डे बाई डे क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। आखिर इस ठगी के बढ़ने के पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है? तो उसको हम इस तरह से समझें कि बंगाल की जब हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है बंगाल एक प्रांत हुआ करता था, एक सूबा हुआ करता था। ठीक है, बंगाल वाज अ सूबा ऑफ मुगल। मुगलों के शासनकाल के समय बंगाल एक सूबा हुआ करता था, एक मजबूत या एक इंपॉर्टेंट देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण सूबा था, एक प्रांत था। ठीक है, और जब हम देखते हैं औरंगजेब के शासनकाल में तो औरंगजेब ने अपने काफी जो अच्छे जो उनके सिपाही थे, अच्छे जो उनके लीडर थे,
उन्हें बंगाल के सूबेदार के रूप में अपॉइंट किया था, उन्हें बंगाल के गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया था, ठीक है। लेकिन जैसे ही जो मुगल्स थे उनका जब पतन शुरू हो जाता है, मुगलों का जब पतन शुरू हो जाता है, तो बंगाल के जो गवर्नर होते हैं, बंगाल के जो दीवान होते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लग जाते हैं, ठीक है। और 1717 के दौर में, 1717 के दौर में जब फर्रुखसियर का शासन होता है दिल्ली की गद्दी पर मुगल वंश में, उस समय पर जो नवाब, उस समय पर जो सूबेदार अपॉइंट किए जाते हैं बंगाल में, उनका नाम होता है मुर्शिद कुली खान। और उसी के बाद धीरे धीरे मुर्शिद कुली खान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर के रूप में डिक्लेयर करते हैं, या इस तरह से शासन करते हैं जैसे वो एक स्वतंत्र शासक हो। हालांकि वो कंटिन्यूअसली दिल्ली के मुगल बादशाह को अपना रेवेन्यू या अपना जो टैक्स है वो प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बंगाल एक स्वतंत्र सूबे के रूप में, स्वतंत्र राज्य के रूप में कार्य करता, ठीक है। और इसी समय पर हम देखते हैं 1770 से लेकर जो पूरा 18 सेंचुरी का मध्यकाल आ जाता है, 18 सेंचुरी के मीडिएवल से लेकर थोड़ा सा 1 डिकेड्स तक, और अगर हम देखें तो बंगाल उस समय काफी प्रोस्पेरियस था, बंगाल काफी पीसफुल स्टेट था, बंगाल में काफी इकोनॉमिकली ग्रोथ देखी जा रही थी, ट्रेड काफी ज्यादा बढ़ रहा था। उसके पीछे का रीजन ये था कि बंगाल उस समय काफी शांतिपूर्ण रूप से शासन कर रहा था, ठीक है। बंगाल में काफी शांति थी। और वहीं हम बात करें अगर इस दौर की 18 सेंचुरी की, 18वीं शताब्दी की, इट मीन 1700 से लेकर 1800 का जो दौर था, और खासतौर से 1700 से लेकर हम देखते हैं तो 1750 तक का जो दौर था, 1760 तक का जो दौर था, इस समय पर पूरे के पूरे इंडिया में देखा जाए तो हिंसा हो रही है, पूरे के पूरे इंडिया में युद्ध हो रहे हैं, वॉर्स लड़े जा रहे हैं, और मराठों का आक्रमण हर तरफ देखा जा रहा है, मराठों के अटैक हर तरफ देखे जा रहे हैं, हर तरफ मराठा साम्राज्य का विस्तार होता जा रहा है, ठीक है। नॉर्थ की बात करें, उत्तर पश्चिम की बात करें तो अफगानियों के इन्वेजन्स हो रहे हैं, अहमद शाह दुर्रानी, अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण हो रहे हैं। तो उत्तर भारत की जो पूरी पट्टी थी, गंगा वाला जो क्षेत्र था, वो अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से परेशान था, और जो बाकी इंडिया है वहां पे मराठों की लूट मार उस समय पर काफी ज्यादा चल रही थी, ठीक है। मराठों के अटैक, मराठों के इन्वेजन्स अगर देखा जाए तो जो नागपुर में मराठा कॉन्फेडरेसी जो हुआ करती थी भोंसले की, उनके लगातार अटैक बंगाल पर भी होते थे, लेकिन बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने इन नागपुर के मराठा कॉन्फेडरेसी के साथ एक पीसफुल ट्रीटी कर ली थी, शांतिपूर्ण संधि कर ली थी, जिससे बंगाल में इस दौर में शांति ही रही, पीस ही रहा। और इसका रिजल्ट ये हुआ कि बंगाल लगातार ग्रो करता रहा। जिस समय पूरा इंडिया युद्ध में फंसा हुआ है, उस समय बंगाल शांतिपूर्ण तरीके से ग्रोथ करता रहा, डेवलपमेंट करता रहा। और उसके पीछे के जो रीजन थे, जो कारण थे, वो ये भी थे कि बंगाल में अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बंगाल काफी ज्यादा प्रोस्पेरियस था। वहां पर जो जमीन थी उपजाऊ थी, जिससे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो वहां पे प्रोड्यूस होते थे। साथ ही साथ बात करें तो बंगाल की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो देखा जाए तो समुद्र की जो नेविगेशनल कंडीशन है बंगाल की, वो काफी ज्यादा प्रोफिशिएंट है, और इसी कारण ट्रेड काफी ज्यादा ग्रो करता है, व्यापार में काफी ज्यादा वृद्धि देखी जाती है। तो ये सब कुछ होता है, और ऐसी कुछ कंडीशन बन जाती है कि बंगाल में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है, व्यापारिक डेवलपमेंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है, इस दौर में, इस इरा में, ठीक है। और इसी कारण जो ब्रिटिशर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं बंगाल के प्रति। बंगाल को वो अपना, अगर देखा जाए तो एक कामधेनु के रूप में समझते हैं, और जब भी एक ऐसी थैले या एक ऐसी बोरी के रूप में समझते हैं जो पैसे या धन से भरी हुई है, और जिसमें जब भी हाथ डाला जाएगा तो हमें अपार मात्रा में धन प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से वो समझते हैं बंगाल को, और इसीलिए बंगाल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बंगाल पर अटैक करते हैं। और हम देखते हैं 1757, 50, 64 में प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है, और बंगाल पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है, ठीक है। तो इस दौर में तो जब हम प्रशासन की बात करते हैं तो बंगाल में काफी अच्छा होता है, लेकिन जब अंग्रेजों का शासन शुरू हो जाता है और 1757 से हम देखते हैं तो इनडायरेक्ट रूल होता है, लेकिन 1765 से डुअल गवर्नमेंट शुरू हो जाती है, और 1772 में बंगाल पर पूरी तरह ब्रिटिशर्स का कंट्रोल स्टेब्लिश हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि बंगाल पर जब अंग्रेज शासन करने लग जाते हैं तो अंग्रेज जो है वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं,
और इंडियंस को का सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। भारतीय व्यापारियों को, भारतीय जो लोग थे उनका यहाँ पे पतन होने लग जाता है, उनका दोहन होने लगता है। और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन भी काफी पुअर होता है, प्रशासन भी काफी कमजोर होता है। और इसी कमजोर प्रशासन के कारण, इसी वीक एडमिनिस्ट्रेशन के कारण यहाँ पर जो ठगी है, यहाँ पे जो रोबरी है, ये जो डकैत हैं, जो चोर हैं, इनकी संख्या काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो 1757 के बाद से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो अव्यवस्था हुई है, जो धीरे धीरे प्रशासन में कमी देखी गई है, इसी कारण बंगाल में क्या होता है, बंगाल में ये ठग जो थे, जो रोबर्स थे, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, ये कारण होता है कि बंगाल में ठगी बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं लॉर्ड बेंटिक की, लॉर्ड विलियम बेंटिक की। तो आपने देखा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कई ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे कई ऐसे सुधार किए, जैसे कि सती प्रथा के खिलाफ इन्होंने कानून बनाया इन 1829 1829 में, और इस प्रथा को, इस एक्टिविटी को, इस रिचुअल को पूरी तरह से खत्म किया है। इन्फेंटिसाइड को समाप्त किया है, सैक्रिफाइसिंग ऑफ चिल्ड्रन को बैन किया है। साथ ही साथ हम बात करें अब ठगों की, तो इसके लिए, इससे पहले इन्होंने जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी, इस कारण से बंगाल की जो पब्लिक थी, बंगाल की जो जनता थी, या इंडिया की जो पब्लिक थी, उन्होंने धीरे धीरे इनकरेज करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी जो उनका जो फेम था वो बढ़ने लगा। ठीक है, उनकी जो लोकप्रियता थी वो बढ़ने लगी, और पब्लिक जो है वो समझने लगी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी सही व्यक्ति हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रेस की इंडिपेंडेंशिप की बात करते हैं तो वो भी उनके समय पर हुआ है। तो इस तरह से जनता के अंदर एक विश्वास होने लगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक इंडिया के लिए एक अच्छे गवर्नर जनरल के रूप में हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये चीजें डेवलप होने लग जाती है, तब लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक हार्ड स्टेप उठाई जाती है, एक मजबूत कदम उठाया जाता है, और ये जो ठग थे, इन्हें पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए, इन्हें पूरी तरह से कर्ब करने के लिए लगभग 1500 ठगों को क्या किया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है, और उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता है, उन्हें सेंटेंस इन डेथ का कैपिटल पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है कि 1500 ठग्स वर कैप्चर्ड एंड सेंटेंस टू डेथ। तो इस हार्ड कदम के द्वारा इन्होंने जो ठगी की प्रॉब्लम थी, जो ठगी की समस्या बंगाल में उत्पन्न हुई थी, उसे पूरी तरह से क्या कर लिया था, नियंत्रण में ले आए थे, उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्हीं के समय पर जो एजुकेशन में रिफॉर्म हुए हैं, जो शिक्षा में जो सुधार हुए हैं, उनकी बात करें। एजुकेशन रिफॉर्म्स की अगर बात की जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर एक इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास हुआ है। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट जो पास किया गया था, जो 1835 में पास होता है। ठीक है, इसके पहले हम थोड़ा एजुकेशन रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो आप सभी को पता है 1813 का 1813 का जब चार्टर एक्ट पास किया जाता है, तो इस चार्टर एक्ट में एक प्रोविजन ये होता है कि 1 लाख रुपए 1 लाख रुपीज शुड बी स्पेंड फॉर द एजुकेशन ऑफ इंडियंस फॉर एवरी ईयर। हर साल भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रोविजन होता है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स इतने बुरे थे या इतने भ्रष्ट अधिकारी थे कि 1 लाख रुपए जैसी छोटी सी जो अमाउंट था उसे भी वो इंडियंस पर खर्च नहीं कर पाए। ठीक है, इसमें भी लगभग 10 ईयर लग गए, और 1823 तक ये मनी जो थी, ये अमाउंट जो था, वो रिलीज ही नहीं किया गया। ठीक है, और फिर जब फंड रिलीज किया गया, जब अमाउंट रिलीज किया गया, तो डिस्प्यूट इस मुद्दे पर आकर पैदा होता है, विवाद इस मुद्दे पर खड़ा होता है कि भारत में, इंडिया में एजुकेशन का मीडियम क्या रखा जाए। तो विवाद इस मुद्दे पर शुरू हुआ कि क्या हिंदी को मीडियम रखा जाए, पर्शियंस को मीडियम रखा जाए, पारसी को मीडियम रखा जाए, या इंग्लिश को मीडियम रखा जाए। ठीक है, तो इस मुद्दे पर विवाद शुरू होता है। फिर जो दूसरा नेक्स्ट जो डिस्प्यूट क्रिएट होता है वो ये कि किस कंटेंट को, किस नॉलेज को इंडियंस को प्रोवाइड कराना है। क्या जो एंशिएंट इंडियन एजुकेशन थी, जो भारत में जो एजुकेशन सिस्टम था पहले से चला आ रहा, उसे प्रोवाइड कराना है, या फिर जो ब्रिटिश या वेस्टर्न एजुकेशन थी, ठीक है, जो साइंटिफिक एजुकेशन थी, उसे प्रोवाइड कराना है। इस तरह से डिस्प्यूट पैदा होता है, और फाइनली इन सारी चीजों का जो सॉल्यूशन है वो हो जाता है किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा रोल जो रहा है वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पर
जो इनकी काउंसिल में एक मेंबर अपॉइंट किए गए थे जिनका नाम था लॉर्ड मेकाले, उनके परफॉर्मेंस के कारण, उनके एक्टिव रोल के कारण ये पूरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इंग्लिश एजुकेशन एक्ट की बात करते हैं, भारत में इंग्लिश शिक्षा के प्रसार की बात करते हैं, तो इसमें जो रोल रहता है, इसमें जो मेन एक्टिविटी अगर किसी की रही है तो वो रही है लॉर्ड मेकाले की। ठीक है, लॉर्ड मेकाले वाज अ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल के एक मेंबर अपॉइंट किए गए थे एज अ फोर्थ मेंबर ऑफ द काउंसिल, जिनका नाम था लॉर्ड मेकाले। और लॉर्ड मेकाले के द्वारा ही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट पास किया जाता है और इंडिया में जो मीडियम ऑफ एजुकेशन रखा जाता है वो इंग्लिश रखा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मीडियम किसके प्रयत्नों से हुआ है, किसके द्वारा शुरू किया गया और कब शुरू किया गया, तो आंसर होगा 1835 बाय द लॉर्ड मेकाले। ठीक है, साथ ही साथ लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कलकत्ता में एक मेडिकल कॉलेज भी स्टेब्लिश किया गया था जिसे हम बोलते हैं कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी किसने की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी 1835 में। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण इवेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट जो इनके समय पर हुआ है वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। 1833 का चार्टर एक्ट जो सबसे खास इवेंट था, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था, जो हुआ था, जो पास किया गया था ड्यूरिंग द रूलिंग टाइम ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो अब जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे चार्टर एक्ट 1833 पर, चार्टर एक्ट 1833 पर, जो पास किया गया है किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। ठीक है,